गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। दरअसल कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्यकालीन भारत के अधीन हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, उसके वंश, उसके शासक, इन सब चीज के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब उसके आगे जो हम लोगों को पढ़ना होता है वो होता है कि वंश के हिसाब से हर वंश के प्रत्येक शासकों के बारे में पढ़ना। आमतौर पर जब आप किताब पढ़ेंगे या फिर आमतौर पर सभी शिक्षक क्या करते हैं कि मोहम्मद गोरी के बाद दिल्ली सल्तनत की प्रारंभ कर देते हैं और उसके शासकों को पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि बच्चे को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि उन दौरान कुछ ऐसे पदों के नाम आते हैं जो बच्चा नहीं जानता है, प्रशासन के बारे में उसको नहीं पता होता है, जिससे काफी परेशानी होती है। लेकिन हम लोग यहाँ पहले प्रशासन व्यवस्था के बारे में ही पढ़ लेंगे कि सल्तनत काल में किस प्रकार की प्रशासन थी और कैसे पूरा शासन व्यवस्था चलता था, कौन कौन से महत्वपूर्ण पद थे, ये सब चीज समझना जरूरी है। ये चीजें जब हम लोग समझ लेंगे तो सल्तनत काल को समझने में, उसके शासकों को समझने में हम लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत होगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं उसी चीज को। अच्छा, एक और बात, एक बच्चा कल फोन किया था और पूछ रहा था कि ये किस परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो अब किस परीक्षा के लिए ये उपयोगी तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये किसी खास परीक्षा के लिए नहीं बनाया गया है। ये भारत का इतिहास है। आप किसी भी चीज का तैयारी करते हैं, चाहे आप 10वीं की बोर्ड की परीक्षा का तैयारी करते हैं या 12वीं का करते हैं, इवन ग्रेजुएशन का भी आप करते हैं और उसमें इतिहास विषय है तो आपके लिए ये उपयोगी है। आप अगर सरकारी परीक्षा के लिए भी तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी करते हैं, कंपटीशन के लिए, उसमें भी ये उपयोगी सिद्ध होगा। बस करना ये है आपको कि आप अपने जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें से आप अपना सिलेबस देखें और जो जो टॉपिक है, जो जो सिलेबस में आपको मेंशन है, इसमें से आप उपयुक्त टॉपिक को चुनकर पढ़ सकते हैं और अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं, ताकि आपके सामने अगर सब्जेक्टिव आता है तो सब्जेक्टिव, और यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, प्रशासन व्यवस्था पढ़ने से पहले हम लोगों को ये भी समझना होगा थोड़ा बैकग्राउंड को। हम लोग जानते हैं कि 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई। उसके बाद भारत के विविध क्षेत्रों में उसके एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित हुआ। लेकिन ये सल्तनत काल जैसे जैसे आगे बढ़ते गया या समय बीतते गया, ये लोग भारत में क्षेत्र को बढ़ाते गए और क्षेत्र जीतते गए और लगभग पूरे उत्तर भारत में इन लोगों का साम्राज्य फैल गया। अलाउद्दीन के समय में दक्षिण भारत में भी इन लोगों का साम्राज्य फैला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा एक बहुत बड़े क्षेत्र पर ये लोग अपना शासन करते थे और इतने बड़े क्षेत्र को शासन कर पाना कोई आसान बात नहीं था, प्रशासन को मैनेज कर पाना कोई आसान बात नहीं था। तो इन लोगों ने अरबी फारसी पद्धति पर आधारित शासन प्रणाली अपनाई और कानून, नियम कानूनों में शरीयत कानून या कुरान से संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन किया। अब हम देखते हैं इनके साम्राज्य का विभाजन कैसे था और प्रशासन का विभाजन कैसे था, तो ये हम लोग देखेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं सल्तनत
काल के दौरान के प्रशासन व्यवस्था के बारे में। ये प्रशासन व्यवस्था आप देख सकते हैं कि दो आधारित, यानी यह केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन की मदद से ये शासन पद्धति चलती थी। केंद्रीय प्रशासन का हेड सुल्तान होता था और सुल्तान पूरे केंद्र से संबंधित जितने भी कार्य होते थे, अकेले पूरे साम्राज्य को देख पाना, नियम कानून चला पाना संभव नहीं था। इसलिए उसने एक मंत्री परिषद बनाई जिसे मजलिस खलवत कहा जाता था, और उसी के ये 6 महत्वपूर्ण विभाग थे, जिसमें एक वजीर जो दिया गया है, इसके विभाग का नाम दीवाने वजारत था, लेकिन वजीर हम लिख दिए हैं ताकि आसानी से समझ आए। तो इस मंत्री परिषद में 6 महत्वपूर्ण विभाग या व्यक्ति महत्वपूर्ण होते थे, जैसे पहला वजीर, दूसरा दीवान आरिज, तीसरा दीवान रसालत, चौथा दीवान इंसा, पांचवा दीवान कज़ा, और छठा जो था वो सद्र उस सुदूर था। ये 6 विभाग थे जिसकी मदद से केंद्रीय प्रशासन को अंजाम दिया जाता था या उसको संभाला जाता था। अब अगर बात करें प्रांतीय प्रशासन में, तो जो पूरा साम्राज्य था वो छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था। उन प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। जैसे अगर हम आज से तुलना करें, हालांकि 100% तुलना करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी समझ के लिए, भारत एक देश है और भारत का केंद्रीय प्रशासन दिल्ली से संचालित होती है, और पूरा भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है। राज्य आगे जिलों में बटे हैं, जिले आपके अनुमंडल में, यानी छोटे छोटे आगे बढ़ते चले गए हैं। उसी तरीके से उस समय प्रशासन चलाने हेतु पूरा साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, छोटे छोटे प्रांतों में, जिनको इक्ता कहा जाता था। इक्ता के मालिक को इक्तेदार कहा जाता था, यानी इक्ता की देख रेख और वहां से रेवेन्यू जनरेट करने का जो हक होता था वो इक्तेदार का होता था। ठीक है। आगे इक्ता को छोटे छोटे सिकों में बांटा गया था। सिख का जो मुख्य अधिकारी होता था वो सिकदार होता था। सिखों को आगे परगना में विभाजित किया गया है, यानी सिखों को और छोटे छोटे भाग में जो बांटा गया था उसको परगना कहते थे, और परगना का जो अधिकारी होता था उसे आमील कहा जाता था। आमील परगना से रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता था। अब परगनाओं को भी छोटे छोटे ग्रामों में बांटा गया था या गांवों में बांटा गया था। ये गांव जो होते थे ये दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होते थे। ठीक है, ग्राम थे ये। हमें उम्मीद है ये आप ग्राफ समझ गए होंगे, ये फ्लो चार्ट आप समझ गए होंगे। इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी, और जिस तरीके से आज राज्य है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उसी तरीके से इक्ता के हर चीज को देख रेख करने के लिए इक्तेदार होता था। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे सामने एक टेबल आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वजीर के बारे में बताया गया। अभी बताएं कि वजीर के विभाग को क्या कहा जाता था, दीवाने वजारत। अब देखिए वजीर का काम कौन कौन सा था। लगान की देखरेख करना, यानी लगान सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी लगान से जुड़ी सब चीज की जिम्मेदारी किसके ऊपर, वजीर के ऊपर। कर व्यवस्था को भी देखना वजीर का ही काम होता था। दान की भी देख रेख लेना, कहाँ से दान आ रहा है, कहाँ जा रहा है। सैनिकों पर कितना व्यय हो रहा है इसकी भी देख रेख सब करना किसका काम, वजीर का काम होता था। इसके काम में हाथ बटाने के लिए, चूंकि यह काफी बड़ा क्षेत्र होता था, कार्य क्षेत्र इसका काफी लंबा होता था, लंबा चौड़ा होता था, जिसके लिए इसे सहायक भी होते थे जो इसके कार्यों में सहायता करते थे, जिसमें नायब वजीर, मुशरिफ मुमल्लिक, मजुमदार, खजीन,
मुस्तौफी ए ममालिक नामक अधिकारी होते थे। ये लोग वजीर के सहायक अधिकारी होते थे जो उसके कार्यों में हाथ बटाते थे, उसकी मदद करते थे। अब वजीर के अधीन कुछ विभाग आते थे, यानी वजीर निम्नलिखित जो अधीन विभाग हैं, ये चारों विभाग का प्रमुख होता था। जैसे दीवाने मुशर्रिफ, उसके आगे है दीवाने अमीर कोही, दीवाने विजारत और दीवाने इमारत। देखिए दीवाने मुशर्रिफ जो है, ये दीवाने मुशर्रिफ जो विभाग होता था, इन विभाग का नाम होता था इन विभाग का काम होता था ऑडिट करना। आगे जो दीवाने अमीर को ही दिखा रहा है, ये कृषि विभाग था, कृषि विकास हेतु ये कार्य करता था। उसके आगे है दीवाने विजारत। दीवाने विजारत को रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहा जाता था, यानी कर इकट्ठा करने के लिए दीवाने विजारत काम करता था। दीवाने इमारत जो था, ये लोक निर्माण विभाग था। अब आगे चलते हैं दूसरे। विभाग पर। दूसरा विभाग आरिज मुमल्लिक है, जिसे दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज भी कहा जाता है। इसकी स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। चूंकि सुल्तान को उसके राज्य क्षेत्र में हुए विरोधों, साम्राज्य विस्तार के लिए और अपनी रक्षा के लिए, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए शक्तिशाली, सुदृढ़ और मजबूत सेना की जरूरत होती थी। इसलिए सैन्य विभाग को मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए बलबन ने ये विभाग बनाया, जिसका कार्य सैनिकों की भर्ती करना था। सैनिकों के भर्ती के साथ साथ उनको प्रशिक्षण देना था, उनका हुलिया दर्ज करना था, घोड़ों को भी दागना था, जो कि युद्ध में इस्तेमाल होते थे घोड़े, रसद की व्यवस्था करना था। और इस विभाग का प्रमुख अधिकारी वकील सुल्तान हुआ करता था। अगला विभाग दीवाने रसालत है। दीवाने रसालत जो है, इसके कार्यों में या कार्यों को लेकर काफी विवाद है। लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका कार्य जो है वो विदेशों से पत्र व्यवहार, विदेश भेजे गए राजदूतों की देखभाल करना, उनकी जानकारी रखना, या विदेश से आए हुए राजदूतों की देखभाल करना इस विभाग का कार्य होता था। अब अगला विभाग चौथा, दीवाने इंसा। दीवाने इंसा विभाग का कार्य सुल्तान की घोषणाओं के मसविदा तैयार करना, यानी जितने घोषणाएं सुल्तान करता था उसका मसौदा तैयार करते थे दीवाने इंसा के कर्मचारी। पत्रों का मसविदा तैयार करना, पत्र अगर कहीं भेजना है साम्राज्य के अधीन तो उसका मसौदा तैयार करते थे दीवाने इंसा के कर्मचारी, यानी इसी विभाग से ये काम होता था। राजकीय अभिलेखों का संग्रह करना, राजकीय अभिलेख जितने होते थे वो सारा का सारा दीवाने इंसा के अधीन संग्रहित रहते थे। पांचवा विभाग है सद्र उस सुदुर, ये पद का भी नाम है। देखिए इसका काम क्या था कि इस्लामिक नियमों को लागू करना। चूंकि हमने बताया कि ये पूरा का पूरा, चूंकि मुसलमान शासक थे तो ये पूरा साम्राज्य में इस्लामिक नियम कानून चलते थे।
तो इस्लामिक नियमों को लागू करना, नियमों के व्यवहार में पालन हेतु व्यवस्था करना और इस्लाम को उन्नति की ओर ले जाने हेतु मस्जिदों, मदरसों, मकतबों आदि के निर्माण हेतु राशि मुहैया कराना सद्र उस सुदूर विभाग का कार्य होता था। अगर इसमें बात करें कि इसमें क्या विशेष था, तो विशेष जानने वाली बात यह है कि ये धार्मिक और दान विभाग के प्रमुख होते थे और मुसलमानों से प्राप्त होने वाले जितने जकात थे तो ये जकात के अधिकारी होते थे, यानी जकात जितने भी मुसलमानों द्वारा प्राप्त होते थे उन सब का मालिक शूद्र होते थे, यानी उस पर पूरा का पूरा अधिकार इसी विभाग का होता था। अब अगला है दीवाने कज़ा। ये मुख्यतः न्याय विभाग था जिसमें सुनाए गए निर्णयों को पुनः रिव्यू किया जाता था। जैसे काजी होते थे, सल्तनत काल में काजी का कार्य होता था कि वो न्याय करें। अगर उनके न्याय से कोई संतुष्ट नहीं है तो उनका पुनर्विचार जो होगा वो दीवाने कज़ा के अधीन इसी विभाग के द्वारा होगा। ये 6वां। अगला देखेंगे हम कि ये 6 विभाग तो कंप्लीट हुए कि अगला अन्य पद भी कुछ थे जिनके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले जो है वो है दीवान ए बरीद। ये बेसिकली एक पद होता था सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था या प्रशासन व्यवस्था में, जो कि गुप्तचर का काम करते हैं, यानी इस साम्राज्य में क्या चल रहा है गुप्त रूप से उसकी जानकारी सुल्तान तक पहुंचाने के लिए दीवाने बरीद की स्थापना की गई थी। इसके अधीन डाक चौकियां भी आते थे। अब है दीवाने नजर। दीवाने नजर जो था ये उपहार वितरित करने के लिए जिम्मेदार होता था। अगला है दीवाने अमीर कोही। हमने आपको बताया कि ये कृषि विकास हेतु एक विभाग था। अब है अमीर हाजिब। अमीर हाजिब सुल्तान से मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच पड़ताल करता था। और उसके आगे है अमीर मजलिस। देखिए यहाँ पे तमीर हो गया है, गलती से वो टाइपिंग मिस्टेक है। अमीर ए मजलिस ये शाही उत्सवों और दावतों का प्रबंध करने का कार्य करता था। सर जानदर या ये जो होता था ये बेसिकली सुल्तान के अंगरक्षक जितने होते थे उन सब का चीफ होता था, सर जानदर। अब है दीवाने इस्तिहाक। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग होता था। दीवाने बंदगान ये दासों की जो है ये दासों के लिए विभाग बनाया गया था। दीवाने रियासत। दीवाने रियासत का काम बाजार को नियंत्रण करने के लिए किया जाता था। दीवाने रियासत बाजार में हर तरह के नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी था, जैसे मूल्य नियंत्रण, किसी का मतलब यूं कह लीजिए उपभोक्ता का संरक्षण करने के लिए विभाग था। दीवाने मुस्त खराज ये जो रेवेन्यू बाकी रहते थे यानी बकाया राजस्व वसूलने का काम दीवाने मुस्त खराज का होता था। वकीले दर हमने आपको बताया है कि शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने के लिए वकीले दर होता था। अमीर शिकार सुल्तान के लिए शिकार की व्यवस्था करने का कार्य अमीर सुल्तान करता था। ये जो अगला आप देख रहे हैं अमीर अखुर, ये काफी महत्वपूर्ण पद है, इसको समझेंगे। क्योंकि सेना में हाथी भी इस्तेमाल होते थे और युद्ध में हाथी भी इस्तेमाल होते थे, घोड़े भी इस्तेमाल होते थे, तो उन लोगों के भी लिए भी विभाग बना था और उनका एक काफी बड़ी मात्रा में उनको
साम्राज्य के अधीन रखा जाता है, जबकि वो युद्ध होता था तो उसमें इस्तेमाल किया जाता। तो अमीर आखूर अश्वशाला का प्रमुख अधिकारी होता था, यानी अश्व जितने भी हैं उनकी देख रेख करना, उनका चारा वगैरह, ये पूरा का पूरा काम जो करना होता था, उन सबके उसके लिए जो विभाग है उस विभाग का अध्यक्ष अमीर आखूर होता था। सहनाए पील बिल्कुल वही चीज है, लेकिन ये हाथियों का अध्यक्ष होता था। अब एक अंतिम बचा हुआ है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात जैसे आप समझ ही रहे हैं, खैरात मतलब देना, या यूं कह लीजिए कि क्या कह सकते हैं इसको, दान देना। हाँ, दीवाने खैरात जो होता था वो दान देने हेतु इस विभाग की स्थापना की गई थी। ये रहा आपका पूरा प्रशासन। इसमें लगभग महत्वपूर्ण सभी पद व्याख्या कर दिए गए हैं। अब अगले जब हम वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम अब गुलाम वंश के शासक के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक हैं। उन्हीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।